कैसे हैं सब लोग? क्या क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आजकल? भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है सर। फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर। चलिए, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिर मैं आ गया हूँ। और ये चैप्टर जो है सारा तैयार करना, ये थोड़ा उलझा हुआ सा चैप्टर है ये भी। इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैं फाइनल चैप्टर के लास्ट में आपको एक नोट्स बना के दूंगा परीक्षाओं के लिए, वार्षिक परीक्षाओं के लिए। वो 5-7 पन्नों का एक नोट्स होगा, आप उसे ज़रूर पढ़ लेना एक बार। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे केपलर के नियम है, न्यूटन का नियम है, कैसे लगेगा, छोटे छोटे आंकिक प्रश्न हैं, पलायन वेग है, कक्षीय चाल है, ग्रह की ऊर्जा है। ठीक इस तरीके से कुछ तुल्यकाली उपग्रह कैसे काम, ये सब चीज़ें मैं बना के दूंगा आपको। और एनसीईआरटी के वो न्यूमेरिकल जो अच्छे लेवल पे स्कूल टीचर पूछते हैं, अक्सर स्कूलों में परीक्षाएं होती है ना, वार्षिक परीक्षाएं, वो उसमें बना के दूंगा मैं आपको। तो जाहिर सी बात है कि अभी इसको पढ़ते रहें, परीक्षा के टाइम पे परीक्षा की सामग्री आप तक पहुंच जाएगी। ओके, ठीक। तो अब हम बना रहे हैं इसका हल। शुरू करते हैं। एनसीईआरटी अभ्यास शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है 8.1। एनसीईआरटी अभ्यास पहला सवाल 8.1। इसमें पहला पार्ट है ए। ठीक, पढ़ लो। आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण कर सकते हैं, उस आवेश को किसी खोखले गोले के भीतर रख के। लेकिन यह गोला चालक गोला होना चाहिए। यानी अगर चालक है, इसमें कुल मिला के धातु का गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, जिसमें धारा पास हो सकती है, उसे कहते हैं चालक। ठीक, आप किसी आवेश का परिरक्षण कर सकते हैं। परिरक्षण से मतलब है कि उस आवेश पर बाहर से लगे हुए विद्युत बल शून्य हो जाएंगे। परिरक्षण करने का मतलब है कि आवेश के कारण आवेश पे बल ना लगे बाहर से। क्या आप ऐसा गुरुत्वीय बलों के मामले में भी कर सकते हैं, गुरुत्वीय प्रभाव में भी कर सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। देखो कैसे करते हैं इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। आवेश का परिरक्षण हो सकता है, आवेश का परिरक्षण हो सकता है, क्योंकि आवेश प्रेरित होता है। आवेश का प्रभाव कैसा है? आवेश प्रेरित हो जाता है। गुरुत्वीय बलों का से प्रभाव से प्रेरित जो है परिरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुत्वीय बल प्रेरित या गुरुत्वीय प्रभाव प्रेरित नहीं होता है। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं कैसे। इसको समझना अच्छे से देखो। मान लीजिए ये कोई चालक गोला है, इसे कह देते हैं चालक गोला। ध्यान रहे, चालक गोला होना ज़रूरी है या चालक होना ज़रूरी है। गोला नहीं, मतलब चालक होना ज़रूरी है। अब ये चालक गोला है, इसके अंदर हमने एक प्लस आवेश रख दिया गोले के अंदर। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि जितना ये आवेश है चालक के अंदर रखा हुआ, उतना ही आवेश इसकी बाउंड्री पे आ जाता है। ठीक, माइनस में आ जाता है अंदर, ऐसे अंदर की बाउंड्री पे आ जाता है और बाहर आ जाता है प्लस में। इसे कहते हैं प्रेरित आवेश। क्या कहते हैं इसको? प्रेरित आवेश। 12वीं में समझेंगे इसको। इसे कहते हैं प्रेरित आवेश। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रखते हैं, प्लस का आवेश, ऐसा। ठीक, तो इस प्लस आवेश का बल इस पर शून्य होता है। ठीक, तो Q के कारण Q पर बल शून्य हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रेरित आवेश है, गोले के पृष्ठ पर या चालक के पृष्ठ पर जो आवेश प्रेरित हो गया है, ठीक, वह इस तक बल नहीं पहुंचने देगा। इसका बल इस प्रेरित आवेश पे लगेगा, इसका बल इस प्रेरित आवेश पे लगेगा, इस तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, समझ रहे हैं? यह परिरक्षण हुआ। तो क्या हुआ? इस आवेश को क्या कह सकते हैं?
कि साहब ये परिरक्षित आवेश है। कैसा आवेश है? अब चालक के भीतर रखा हुआ ये परिरक्षित आवेश है। हो गया परिरक्षण। कहता ये प्रभाव गुरुत्वीय बलों में नहीं होता। अब मान लीजिए ये गोला ले लें एक, इसके अंदर कोई द्रव्यमान रख दें ऐसे, और बाहर ये भी कोई खोल लगा दें, कोई खोल है ना, देखो ये कोई खोल लगा दिया मैंने, द्रव्यमान का कोई खोल लगा दिया, देखो ऐसे ये खोल है, मान लीजिए खाली खोल लगा दिया ये ऐसे, ये है खोल, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इसके अंदर कोई द्रव्यमान रख दिया, कह रहा बाहर एक द्रव्यमान रख दूं अगर m, ठीक, तो m पर गुरुत्वीय बल शून्य नहीं होगा। यानी इस m का भी इस m पे गुरुत्वीय बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि इस m का कोई भी प्रेरण नहीं है। इस m का या इस m के प्रभाव का कोई भी प्रेरण नहीं है। कुल मिला के गुरुत्वीय प्रेरण नहीं होता, गुरुत्वीय प्रेरण नहीं होता है, ठीक। जबकि आवेश में प्रेरण होता है, आवेश में प्रेरण होता है, गुरुत्वीय प्रेरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए यह द्रव्यमान परिरक्षित नहीं हो सकता बलों से। बाहर से लगाए गए सभी द्रव्यमानों के गुरुत्वीय बल इस पर लगते हैं। यहाँ इस चालक खोल के बाहर रखे जितने भी आवेश हैं, यहाँ भी रख दूँ, यहाँ भी रख दूँ, सब लगा दूँ इस पर, तो इन सब का बल इस तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ प्रेरण हो चुका है। इसके वजह से प्रेरित आवेश इसके पृष्ठ पे आ चुका है, जो इनसे आने वाले सभी बलों को अंदर तक नहीं पहुँचने देगा। बात पक्की हो गई? डन, शाबाश। ये था पहला, और इसका उत्तर था नहीं। अब नहीं, क्योंकि क्या लिखूंगा? क्योंकि आवेश का परिरक्षण प्रेरण के कारण होता है, लेकिन द्रव्यमान में प्रेरण नहीं होता। अर्थात गुरुत्वीय बल प्रेरण से प्रभावित नहीं होते, या गुरुत्वीय प्रभाव का प्रेरण नहीं होता। अर्थात गुरुत्वीय प्रभाव का प्रेरण नहीं होता। उत्तर हो गया पूरा, और बात समझ में आ गई कि भाई आवेश का प्रेरण होता है, इसलिए वो परिरक्षित हो सकता है, और गुरुत्वीय बलों का प्रेरण या गुरुत्वीय प्रभाव का प्रेरण नहीं होता, वो परिरक्षित नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब लेते हैं बी वाला पार्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये पहले वाला, इसको समझेंगे। पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वीय बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाला अंतरिक्ष यान स्टेशन आकार में बड़ा हो, तब क्या यह गुरुत्वीय बल का संसूचन कर सकता है या उसकी आशा कर सकता है? इस सवाल को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए,
मान लीजिए ये पृथ्वी है, सबसे पहले क्या करते हैं, पृथ्वी बना देते हैं। ये मैंने बनाई पृथ्वी, और आपने ग्रहों या उपग्रहों की गति पर विचार किया है इस चैप्टर के अंदर। मान लीजिए इसके चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रहा है, ये उपग्रह है, ये उपग्रह घूम रहा है। ठीक, अगर इस उपग्रह का आकार छोटा है, इस उपग्रह का आकार छोटा है और इसके अंदर कोई व्यक्ति है, तो देखिए जी का मान अभिकेंद्रीय बल से संतुलित है, क्योंकि जी का मान पृथ्वी से यहाँ तक की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ जो भी जी होगा, जो भी एम जी होगा, वो अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जी के मान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर इधर उधर चले तो जी के मान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वह संतुलन में ही रहेगा। अब मान लीजिए उपग्रह का आकार बढ़ा देता हूँ, ये उपग्रह का आकार बना देता हूँ, इतना बड़ा उपग्रह कर दिया मैंने। ये क्या बन दिया मैंने, उपग्रह है। अब देखिए ये पृथ्वी है और ऐसे, अब ये उपग्रह भी पृथ्वी कक्षा में घूम रहा है, बड़ा हो गया, आकार में बड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी से आकार में बड़ा हो गया। बोर्ड पे दिए गए चित्र के अनुसार तुम देख रहे हो सर पृथ्वी से बड़ा उपग्रह, नहीं नहीं, पृथ्वी से बड़ा नहीं हुआ, वो तो चित्र मैंने बना लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। मतलब आकार में बड़ा हो गया, थोड़ा आकार में बढ़ गया, आकार में इतना बढ़ गया कि इसके अंदर आना जाना हो सके। अब मान लीजिए मैं बिल्कुल इस उपग्रह के केंद्र पर देखूँ तो यहाँ बल संतुलन में है। इधर को लाने वाला बल जो है एम जी, ये बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर आर के, जो कि इसकी कोणीय चाल है ओमेगा। क्योंकि ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है, हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। हम जानते हैं कि वी जो है वो ओमेगा आर होता है बच्चों, ये भी हमें पता होता है, तो हम इसे ओमेगा में करें। क्योंकि जो कोणीय चाल है ना वो फिक्स रहती है, रेखीय चाल बदलती है आर के हिसाब से। तो हम क्या चाहते हैं, हमें पता लगाना है भाई जी का मान कैसे बदलेगा या अभिकेंद्रीय बल का मान कैसे बदलेगा। तो इसमें देखिए दो क्वांटिटी जो है एम ओमेगा स्क्वायर, ये अचर हो गई, नियत होगी, तो आर के हिसाब से वैल्यू आ गई। हम ये भी जानते हैं कि जी का मान आर बढ़ने पर घटता है। अब यहाँ 3 पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं हम एम, ये पॉइंट लेते हैं एन, और ये पॉइंट लेते हैं टी। ठीक, तो हम मानते हैं कि जो व्यक्ति जी को संशोधन करता है वो यहाँ पर है, पहले एम पर है, फिर एन पर है, फिर टी पर है। कैसे वो फर्क महसूस करेगा, तो देखिए जहाँ अगर एम पर देखें, अगर हम एम पर विचार करें, स्थिति एम पर, ठीक, तो यहाँ पे तो सीधी बात है कि जो भी एम जी बनेगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा, अर्थात यहाँ पर बल संतुलन में है, सीधी बात है। अब अगर स्थिति टी पे आ जाऊं, ठीक, तो स्थिति टी पे आने पे क्या होगा, देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए जो जी के मान का संशोधन करना चाहता है, वो इस उपग्रह के अंदर पृथ्वी के पास आ जाए, तो जी का मान बढ़ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल का मान घट जाएगा। अभिकेंद्रीय बल का मान कैसे घटेगा, देखो, क्योंकि आर घटेगा, ओमेगा तो वही है, सेटेलाइट तो उसी से घूम रहा है, कोणीय चाल तो वही है, आर का मान घटेगा, तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल का मान घटेगा। पास आने पे जी का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ नेट बल बनेगा। नेट बल कितना बनेगा, यहाँ एफ नेट एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये नेट बल बनेगा। यहाँ पे जो जी बनेगा वो जी बनेगा, जो आर होगा यहाँ से यहाँ तक का वो आर बनेगा। आर कम हो गया थोड़ा सा, अभिकेंद्रीय घट गया और भार थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान बढ़ जाएगा, तो नेट बल बनेगा। नेट बल बनेगा तो जी के मान का संसूचन हो सकेगा। ठीक, हेलो, बढ़िया मैम, बताओ भाई, मैं पता करूँगा, मेरी क्लास नहीं हो पाई वहाँ पे, मैं गया नहीं, छुट्टी पे है बच्चा। हाँ शाम को देखूँगा, ओके ओके।
हाँ, तो बात समझ में आ गई कि टी पे आने पर वापस क्या हुआ बताओ। भाई सेटेलाइट के अंदर ये आदमी जो है भाई टी पे आ गया भाई, क्या हुआ बताओ। जी तो बढ़ गया और ये घट गया, तो प्रभाव आया, बल लगा। कैसा बल लगा? पृथ्वी की तरफ बल बना, पृथ्वी की तरफ बल लगा। इसका मतलब ये आदमी पृथ्वी की तरफ खिंचा, है कि नहीं? तो इसका मतलब जी के मान का संसूचन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि आकार बढ़ गया। भाई यहाँ से केंद्र से यहाँ तक कुछ दूरी हो तभी तो। अब एन पर देखें, अगर एन पर, यहाँ पर भी नेट बल बनेगा बच्चों, बताओ किस तरफ को बनेगा नेट बल? ठीक, और ये नेट बल कैसा होगा? अगर एन पे चला जाए व्यक्ति, यहाँ चला जाए तो कैसा होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ेगा। अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि अभिकेंद्रीय बल मिलेगा नहीं। तो कैसा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल लगेगा। अगर वृत्त पे घूम रही वस्तु को अभिकेंद्रीय बल ना मिले तो कैसा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। इसका मतलब अपकेंद्रीय बल का प्रभाव बढ़ेगा और ये व्यक्ति इस वृत्त से, मतलब इस रास्ते से, जिस रास्ते पे चल रहा है उपग्रह के साथ, इस रास्ते से बाहर को जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जो है नहीं मिल पा रहा है। क्यों? देखो, क्योंकि इसका मान बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या बढ़ेगी, अभिकेंद्रीय बल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उधर जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर त्रिज्या या आर बढ़ता है तो जी का मान घटता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये समीकरण संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन में रहेगा तो अभिकेंद्रीय बल बढ़ेगा तो अपकेंद्रीय बल लग जाएगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल को दे कौन रहा है? mg दे रहा है। बात समझ रहे होंगे? तो कुल मिला के यहाँ पर भी जी के मान का संसूचन हो जाएगा। और ये एपनेट कैसा होगा? ये अपकेंद्रीय होगा। अपकेंद्रीय बल में अक्सर भ्रांति रहती है, इसे कहते हैं शूडो फोर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको शूडो फोर्स। तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी। ठीक, ये अपकेंद्रीय बल का प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से बाहर की तरफ बल लगेगा। तो कुल मिला के अगर ये आकार बड़ा है, आकार बड़ा होने से जी के मान का संसूचन होगा, क्योंकि बलों का संतुलन बिगड़ेगा। पास आने पे mg का मान बढ़ेगा, दूर जाने पे अपकेंद्रीय बल का प्रभाव बढ़ेगा। तो कुल मिला के इस उपग्रह के अंदर केंद्र पे बैठे व्यक्ति पर अगर बल संतुलन में है तो इधर उधर जाने पे बल बनेंगे। वह बता पाएगा कि उस पर पृथ्वी का कोई बल कार्य कर रहा है। अगर इस उपग्रह का आकार छोटा है तो ये व्यक्ति ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पाएगा। उपग्रह का आकार छोटा है तो जा नहीं पाएगा इधर उधर, तो उससे आर में जी में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होंगे, इसको बेचारे को पता नहीं चलेगा। बात हो गई पूरी। चलिए, अब आया सी पार्ट। यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्वीय बल से करें तो आप ये पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। ठीक है, यानी सूर्य का जो आकर्षण है वो ज़्यादा है और पृथ्वी पर चंद्रमा का उतना नहीं है। ठीक, तथापि चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक क्यों है? ज्वारीय प्रभाव मतलब
टाइडल इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट मतलब जिससे पानी वगैरह या हवा वगैरह जो है गुरुत्वीय प्रभाव में आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं। टाइडल प्रभाव का मतलब ज्वारीय प्रभाव है ना। तो कुल मिला के ये कह रहा है जी सूर्य का ज्वारीय प्रभाव नहीं है इतना पृथ्वी पर जितना चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव है, जबकि सूर्य का पृथ्वी पर आकर्षण बल चंद्रमा से ज़्यादा है। तो बात को समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ ये चंद्रमा है, और पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये ऐसे इनकी अपनी कक्षा है। ये दोनों जो है घूमते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पृथ्वी में जो ज्वारीय प्रभाव है वो चंद्रमा का ज़्यादा है, जबकि ये कह रहे हैं कि जो बल है सूर्य का पृथ्वी पर वो ज़्यादा है चंद्रमा से। ठीक, तो यानी अगर मैं करूँ बल की बात, तो बल हो गया सूर्य पृथ्वी के बीच में, ये बल अधिक है F, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बल है उससे अधिक है। लेकिन जो पृथ्वी पर मौसम का प्रभाव है, ज्वारीय प्रभाव है, या यहाँ तूफान आने का प्रभाव है, जो हल्की चीज़ें हैं, हल्की चीज़ कौन है जो गुरुत्वीय प्रभाव में आती है, वो हवा है, वायुमंडलीय हवा है, या पानी है, समंदर है, कह रहा उन पर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है। ठीक, यानी उनमें हलचल चंद्रमा की वजह से ज़्यादा होती है, सूर्य की वजह से नहीं होती है, जबकि सूर्य का बल चंद्रमा के बल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि दरअसल ज्वारीय प्रभाव क्या है। ज्वारीय प्रभाव क्या है? प्रभाव है एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल या बल का परिवर्तन। बल या बल का परिवर्तन। बल कैसे बदल रहा है अब देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लूँ m, और ये चंद्रमा का कितना मान लूँ m1। तो मुझे पृथ्वी का तो एक एकांक द्रव्यमान लेना है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी का मैं एकांक द्रव्यमान ले लूँ, छोटा सा पानी का द्रव्यमान ले लूँ, कहीं हवा का द्रव्यमान ले लूँ, तो कुल मिला के ये बल कितना हो जाएगा। चंद्रमा का पृथ्वी पर बल जो है ये कितना आ जाएगा F। ये ज्वारीय प्रभाव निकाल रहा हूँ Gm मून, पृथ्वी का मान लिया 1 और बीच की दूरी मान ली मैंने, इन दोनों के बीच की दूरी जो मैंने मान ली वो मान ली मैंने d। ये d आ गई, ये हो गया स्क्वायर। ठीक, अब होता क्या है कि इस d में परिवर्तन, भाई देखो यहाँ पानी पर बल कुछ और है, वायुमंडल पर बल कुछ और है अंदर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो होगा। चंद्रमा के केंद्र से जो पृथ्वी है उसकी पूरी त्रिज्या है, कहीं कुछ बल, क्योंकि दूरी तो बदलेगी। अब ऐसा तो है नहीं 3600 किलोमीटर, सॉरी 6400 किलोमीटर की त्रिज्या है पृथ्वी की, तो व्यास बनेगा उसका डबल, 12000 किलोमीटर तक का चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं बल बदलेगा। तो कह रहा है इस बल का परिवर्तन जो होता है dF/d, ये जो d लिखा है मैंने इसको मैं r लिखूँगा, क्योंकि ये अवकलन जो है ना प्रॉब्लम कर देता है, इसको r² ही कर देता हूँ मैं। ये लो, ये आ गया, बदल दिया मैंने बाई dr। तो अवकलन करने पता चलता है कि ये वैल्यू 1/r³ होती है। व्युत्क्रमानुपाती 1/r³, क्योंकि अवकलन करने पे आप देखते हैं इसकी पावर -2 है, एक और कम हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें नियतांक हैं वो हट जाएंगी। तो दैट इज द ज्वारीय प्रभाव, यही है ज्वारीय प्रभाव। कह रहा ये जो ज्वारीय प्रभाव है ये सूर्य से ज़्यादा आ जाएगा। ये बात भी सही है, अगर हम गणनाएं करके देखें तो ये सूर्य से ज़्यादा आ जाएगा, ये बात सही है। सूर्य का कम हो जाएगा, चंद्रमा का ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का घन लग गया, घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, पक्की बात है, याद हो गया? इतना सा उत्तर है, सिंपल सी बात है बिल्कुल।
चलिए अब आ गया दूसरा सवाल, है ना, सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में? सही विकल्प बताइए, सही विकल्प। देखिए पहला विकल्प क्या है, बढ़ती तुंगता के साथ गुरुत्व त्वरण बढ़ता है या घटता है? पृथ्वी तल से ऊंचाई को तुंगता कहते हैं। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ अगर कोई ऊंचाई ले लें, यहाँ से h ले लें ऐसे, ये पृथ्वी की त्रिज्या मान लें r e, तो इसे बढ़ते बढ़ते पर g का मान आप जानते हैं घटता है। ठीक, इसका सूत्र क्या है? यहाँ पे मान लीजिए मैं g का मान ले लूँ GH और यहाँ g का मान ले लूँ g, तो उसकी तुलना में सूत्र हमारे पास तैयार है। बच्चे जानते हैं, ड्राइव किया हुआ सूत्र है, पहले बना लिया था इसका डेरिवेशन, ये आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से यूँ घटता है। मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या ये मान लूँ यहाँ r, पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या मान लूँ यहाँ r, और यहाँ पर इस g के मान को g लिख दूँ, ये g का मान है। ठीक, पहले बढ़ता है केंद्र से, फिर घटता है। केंद्र से पृष्ठ तक, केंद्र से यहाँ तक बढ़ता है, उसके बाद घटता है। ठीक, अंदर का जो सूत्र है वो भी है हमारे पास, यहाँ पर जो सूत्र है अंदर के लिए वो भी है हमारे पास, जी डी गहराई पे जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये भी सूत्र है हमारे पास। ये अंदर के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ता है, फिर यहाँ मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है पृष्ठ पे आके, फिर घटता है। तो ये है वो चीज़, ये है आर, पृथ्वी के केंद्र से दूरी। ये बना रखा है हमने, हम जानते हैं, तो उत्तर हो गया घटता है। ये लो, घटता है, पक्की बात। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, सूत्र पर आधारित है। बी में क्या कहते हैं? बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी को एक समान घनत्व गोला मानकर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। अभी हो गया बढ़ती गहराई के साथ जी का मान घटता है। ठीक है, बी भी हो गया, इस पर भी लिख देते हैं घटता है। क्या सूत्र है इसका? अभी तो मैंने बताया था सूत्र तुम्हें, गहराई वाला सूत्र नहीं बताया था अभी। अभी बताओ, उस सूत्र को फिर से लिख दूं क्या? लिख दो सर। चलो, ये रहा जी का मान, गहराई पे जी डी लिखते हैं, ये पृष्ठ पर है 1 माइनस डी बटे आर ई। ठीक, डी क्या है? गहराई। ठीक, कैसे देखी जाती है? पृथ्वी तल से गहराई। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पी पर देखते हैं ना, तो ये डी होता है, ये बिंदु पी पर है। ठीक, इस बिंदु पर जी का मान देखते हैं बिंदु पी पे। ठीक, तो ये है पृथ्वी के पृष्ठ से गहराई, और ये क्या है? पूरा, ये पूरा पृथ्वी की त्रिज्या है। और जी का मान कहाँ है? यहाँ है, पृष्ठ पे जी का मान है, यहाँ पे जी डी है, ये जी डी है यहाँ पी बिंदु पर। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ये रहा सूत्र। ठीक, डन हो गया, पक्का हो गया। ये तो पहले से भी बना रखा होगा, पर ये चलो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा यार, इसमें रिवीजन कर सकते हैं ना अपन, याद आ जाएंगी चीज़ें, है ना। अब आया सी, गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर तो करता है बाबू। गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान के द्रव्यमान पर या पिंड के द्रव्यमान पर द्रव्यमान के द्रव्यमान पर, ये बात बिल्कुल गलत है। द्रव्यमान के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, द्रव्यमान का कोई द्रव्यमान होता ही नहीं यार। खैर, द्रव्यमान लिख देंगे इसमें, ठीक है, सी में लिख देंगे द्रव्यमान। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर तो करता है, ठीक, क्योंकि किसी पिंड के कारण कोई गुरुत्व त्वरण बनता है, निर्भर करता है। कुल मिला के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सी में, द्रव्यमान लिख देंगे यहाँ पे, उत्तर में चल जाएगा। सवाल ही ठीक से फिट नहीं आ रहा है, मतलब
डी में, सी में क्या लिख दिया, द्रव्यमान। चलिए अब डी में देखते हैं। स्थिर ऊर्जा के दो सूत्र हैं, एक है mg(r2 - r1) और एक है -gmm 1/r2 - 1/r1। ठीक, दोनों ही सूत्र पृथ्वी तल से ऊंचाई पर लगाए गए हैं। इनमें से एक को मान लिया पृथ्वी केंद्र से r1 और दूसरे को मान लिया r2। ऐसे यहाँ पर जो स्थिर ऊर्जा है उसको मान लिया u1, यहाँ पे मान लिया u2। ठीक, तो ये क्या है, ये है u2 - u1 और ये भी लिख सकते हैं भाई, ये भी u2 - u1 है। लो ठीक, ये दोनों ऊर्जा, ये पृथ्वी है, ये लो पृथ्वी की बात आ रही। पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा है m और यहाँ कोई पिंड रखे हैं उसका द्रव्यमान m है, दोनों स्थितियों में। ठीक, अब बताइए कौन सा ज़्यादा सही सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र या स्थितिज ऊर्जा बताने वाला सूत्र, इनमें से कौन सा सही है, जो ज़्यादा अधिक आपको सही मान बताता है। ठीक, तो कह रहा है ऊर्जा सूत्र अधिक कम यथार्थ है, इनमें से कौन सा सूत्र अधिक यथार्थ है। ठीक, बताइए अधिक यथार्थ कौन सा है, ये सही सूत्र है या ये सही सूत्र है। कह रहा जी ये सही सूत्र है, ये सूत्र सही है, यानी ये सूत्र यथार्थ है, क्योंकि स्थिर ऊर्जा का या स्थिर ऊर्जा के परिवर्तन का यही सूत्र है, ये तो कोई सूत्र ही नहीं है। पता क्या करते हैं, इसे करते हैं mgh। देखो कहते हो ना ये होती है स्थिर ऊर्जा, बताते हो कि नहीं यही स्थिर ऊर्जा होती है, बताओ, याद रहता है, 9वीं क्लास से रट्टा मारा जा रहा है कि भाई यही होती है स्थिर ऊर्जा, यही है कि नहीं सूत्र। वास्तव में ये स्थिर ऊर्जा का कोई सूत्र थोड़ी ना है, ये तो उसका लगभग मान है। लगभग मान मतलब थोड़ा बहुत, मान लीजिए पृथ्वी के पृष्ठ पर थोड़ी बहुत दूरी का अंतर देखें, ये थोड़ा सा h देख लें, कोई है ना, थोड़ा सा h देख लें, देखो ऐसे, तो mg क्या है, mg जो है बल है, जो नियत मान लें, अचर मान लें। हालांकि हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाने पर g का मान घटता है, तो g के मान को अचर मान लें तो mgh ये थोड़ा सा है, तो ये क्या है, ये तो लगभग मान है। ये कब है ये मान कब काम करता है, mgh कब काम करता है, स्थिर ऊर्जा का अंतर mgh कब होता है। कह रहा है ये लगभग है, होता तो ये कभी भी नहीं, लगभग है। ठीक, लगभग है तो कब है, कह रहा है जब h से बहुत 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 बड़ा हो re, यानी पृथ्वी की त्रिज्या इससे बहुत बड़ी हो। पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में है, हजारों किलोमीटर में है, और ये मीटर में हो, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे छोटे आंकिक प्रश्न होते हैं, गुरुत्व त्वरण के अधीन गति, तो वस्तु को फेंक दिया 50 मीटर 10 मीटर, तो उसमें क्या मानते हैं अपन, जी का मान कितना मानते हैं, वहाँ पे हम 9.8 मानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ काम कर जाती है, क्यों, क्योंकि जी का मान तो हमने फिक्स कर लिया, पर वास्तविकता उल्टी है, जी का मान ऊपर जाने पे घटता है। तो कुल मिला के ये कोई सूत्र नहीं है, सूत्र स्थिर ऊर्जा के परिवर्तन का ये है, इसी का लगभग में मान निकाल लिया जाता है, क्योंकि जी का मान अचर कर दिया जाता है। तो थोड़ी बहुत ऊंचाई के लिए या थोड़ी बहुत ऊंचाई में परिवर्तन के लिए ये एक लगभग मान है, जो आप अपने आंकिक प्रश्नों में गति में, सरल रेखा में गति में, गुरुत्व त्वरण के अधीन गति में इसको लगाते हैं। बात समझ में आ गई कि वास्तव में ये कोई सूत्र नहीं है, पक्का हो गया, ये बस एक लगभग मान है। स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन का ये सूत्र है। डन, पक्का। बस ये थे 2 सवाल, डन, ऑब्जेक्टिव थे, बड़े अच्छे सवाल थे, कारण सहित पता ये भी था, और खाली जगह, खाली स्थान भरने वाले भी थे इसमें, खाली स्थान भरना या विकल्प चुनना, जो भी है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे।